हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th भारत संसाधन एवं उपयोग। और दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट बात है और सबसे खुशी की बात है कि मैंने आपका आज अंतिम चैप्टर लिया हुआ है। इसमें इकाई 6 है और आपदा और सह अस्तित्व है। आज ज्योग्राफी का तो एंड हो गया। इसमें कोई चैप्टर ऐसा नहीं बचा है जिसका पूर्ण सोल्यूशन वन शॉट वीडियो में मैंने नहीं दिया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उन सभी को एक बार बारी बारी से एग्ज़ाम से पहले आप देख लें, और मेरा पूरा कोशिश है कि एक वीडियो को मैंने एक चैप्टर का एक वीडियो ही बनाया है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं जल्द ही क्वेश्चन बैंक के रूप में ला रहा हूँ, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपका ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक छूटा है तो आप आसानी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से उसे आप सुन करके अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं, या वीडियो को देख करके उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो दोस्त, आप ज़रूर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके उसे देखेंगे। अभी क्लिक कीजिए और देखिए। और ये टॉपिक आपका आज 6 नंबर है और आज ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक लाइक करिए और अपना राय ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और आपका कोई भी टॉपिक अगर छूटा है तो उस पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाएं और आपका वो टॉपिक क्लियर करें। मेरी कोशिश रहती है कि हर बच्चा की टॉपिक को क्लियर हो सके। सो चलिए पहले हम क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, फिर बातें भी करेंगे। और आप मिल सकते हैं अगर PDF नोट्स के लिए। आपको अगर PDF नोट्स चाहिए तो @राम बाबू 124 से ये टेलीग्राम नंबर है। इससे आप ये जुड़ करके आप टेलीग्राम से मेरा PDF ले सकते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, आपको पसंद आए तो ही। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा कौन सी है, जैसे आग लगना, भूकंप आना, बम विस्फोट होना या रासायनिक दुर्घटना। इसमें से बताइए कौन सी प्राथमिक आपदा है। ये है, ये है, ये है, कौन सा है। तो दोस्त, आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा जो होती है वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसमें भूकंप हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे रासायनिक दुर्घटना तो ये मानव जनित है, बम ये भी मानव जनित है। और यहाँ पे आग लगना जो है इसमें मानव जनित और प्राकृतिक दोनों हो सकती है। फिर भी यहाँ पे भूकंप ज़्यादा सटीक आंसर होता है, इसलिए इसका आंसर प्राकृतिक आपदा में भूकंप ही होगा, ठीक है। हाँ, आग इसलिए मैंने दोनों में रखा है क्योंकि मानव जनित भी तो आपदा होती है और प्रकृति के द्वारा भी। तो कभी कभी पत्थर ऊपर से जब गिरेंगे तो पत्थर से पत्थर टकराएंगे तो उससे आग लग जाती है। और इसी की वजह से आग की खोज हुआ था नवपाषाण काल में, ठीक है। तो चलिए दोस्त, 2 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र में भवनों की जो आकृति होती है वो आयताकार होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए मेरे मित्र, आयताकार होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये मैंने आयत बना दिया, लीजिए, ठीक है, ये आयत लीजिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, भूसंकलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या होता है, मतलब वहाँ पे मकान कैसी होती है। तो वहाँ पे एक अनुचित तरीक़ा से मकान होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेल सरवार से अच्छे तरीक़ा से बनाया जाए, वो अनुचित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर में कहा गया, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। अगर सुनामी क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कम से कम 250 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। कितनी दूरी पे, तो कम से कम 250 मीटर की दूरी पर। और दूसरी बात है, इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर समुद्र तट से काफ़ी दूर होना चाहिए, ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि कहाँ होती है, तो पशुओं को भी होती है, इसके साथ साथ फसल को भी होती है, और कोई भी भवन है, मकान, उसको भी होगी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है,
कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ कब होगा? तो जल के अभाव से, बिल्कुल यही आंसर ही होगा इसका। कृषि सुखाड़ किस लिए होगा? जल के अभाव के कारण होता है। मिट्टी के क्षय होने से कृषि सुखाड़ नहीं होता। सुखाड़ तभी कहते हैं जब अत्यधिक दिनों तक, अत्यधिक वर्षों तक, अत्यधिक समय तक वर्षा नहीं हो, उस स्थिति को पानी नहीं मिलेगा, वहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लघु उत्तरीय में 3 क्वेश्चन है और एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसे हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लघु उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन है, भूकंप के प्रभावों को कम करने के 4 उपाय बताना है। तो भूकंप को कैसे कम कर सकते हैं, उसके 4 उपाय निम्नलिखित है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक उपाय है और इसमें आपको 4 उपाय पूछा गया है। तो 4 उपाय देखिए। फर्स्ट है, यहाँ पे भवनों का आयताकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। भवनों के निर्माण में ईंट और कंक्रीट यानी कि मतलब पत्थर का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि बीम डाल करके, पिलर डाल करके बनाना चाहिए। नींव यानी कि जहाँ पे आप उसका नींव डाल रहे हैं, मान लीजिए ये वाले क्षेत्र नींव है, तो इसे अधिक मिट्टी के गहरा होना चाहिए, 4 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट अपने अनुसार, जिसे हम नींव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नींव निकालना। कम से कम अच्छी ऊंचाई तक होना चाहिए ताकि उसका मिट्टी पकड़ बनाई रहे। ठीक है। अगला पॉइंट है, गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए ताकि पानी अगर आए तो आसानी से निकल सके। भवनों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए ताकि हवा टकराए तो वहाँ पे एक दूसरे से टकरा करके हवा का वेग कम कर सके। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी। यहाँ पे सुनामी होगा। सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। उत्तर सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण के निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से बात है, इसे हम देखते हैं। दोस्त यहाँ से आपका उत्तर हो गया है, यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, इसलिए ये अलग नहीं हुआ है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण के निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या क्या है? सबसे पहली बात तो है कि सुनामी क्षेत्र वाले यानी जो भी सागर है, महासागर है, तटीय वाले क्षेत्र है, उससे 250 मीटर की दूरी पर ही घर बने, पास में नहीं बने। ठीक है। हालांकि पर्यटक आते हैं घूमने के लिए तो सुनामी वाले क्षेत्र जैसे जहाँ पे पानी आता है, महासागर के तट पे घूमने के लिए आते हैं, महासागर को देखने के लिए, तो वहीं पे घर बने होते हैं। लेकिन उसे भी पता है कि यह घर सुनामी आएगा एक बार में ले जाएगा। हालांकि इसके आंसर के तह तक हम चलते हैं। जहाँ सुनामी की लहरें आती है वहाँ लोगों को तटीय भाग की अपेक्षा तट से काफ़ी दूर बसाना चाहिए। अगला पॉइंट है, समुद्र तटीय भाग में सघन वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि बाढ़ मतलब सुनामी के पानी को कंट्रोल किया जा सके। नहरों एवं भवनों को बचाव के लिए कंक्रीट आवश्यक रोधक भवन का निर्माण करना चाहिए, यानी ईंट बजड़ी से घर का निर्माण करना चाहिए। मजबूती होनी चाहिए, पिलर पे घर बनाने चाहिए। प्रभावित क्षेत्र में ऐसे मकान का निर्माण करना चाहिए जो सुनामी लहरों को रोक सके, सुनामी से बच सके, प्रभाव को न्यूनतम कर सके। पोताश्रय को ऊंचे बांधों द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे पोत आए, रुके और फिर अपना चला जाए, उसका कोई नुकसान ना हो। प्रभावित क्षेत्र में मकान ऊंचे स्थानों पर और तट के करीब 100 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। सुनामी रिकॉर्ड सेंटर की स्थापना करना चाहिए। जब सुनामी आए तो पता चल सके, जो समुद्र के तली में उठती है। उपग्रह प्रौद्योगिकी द्वारा सुनामी की चेतावनी प्राप्त करना चाहिए और संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा तुरंत आम लोगों तक उसकी सूचना देनी चाहिए ताकि सुनामी से लोगों को कितना आसानी से, कितना तेज़ी से बचाया जा सके। तो दोस्त आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया और 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, सूखा में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे?
अगर मान लीजिए कोई भी क्षेत्र सूखा ग्रसित हो चुका है तो उसमें मिट्टी की नमी को कैसे आप बनाए रखेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए ये आंसर है। सूखे जैसे प्राकृतिक आपदा को विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर इसकी विभीषिका को कम किया जा सकता है। अब कैसे कम किया जाएगा? जिसे जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास और प्रबंधन द्वारा जल की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी कुआं, नाला, तालाब, पोखर इत्यादि में पानी को इकट्ठा किया जाना चाहिए। बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाना चाहिए और बारिश के पानी को भूमि के अंतर्गत भूमिगत जल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सूखा के समय जल के अभाव से न केवल मिट्टी की नमी ही समाप्त हो जाती है बल्कि प्राणियों को जान तक बचाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे रेगिस्तानी एरिया में अगर कोई आदमी चला गया है, पानी नहीं मिलता है तो प्यासे मर जाता है। ठीक उसी प्रकार सूखा वाले एरिया वाले भाग में लोगों की स्थिति हो जाती है। जल विभाजन के विकास की योजना ऐसी स्थिति से बहुत सहायक होती है। यानी ये सभी जो कार्य है लोगों को करना चाहिए ताकि सूखा जैसी हालत में लोग बच सकें। ठीक है। और सूखा ये लिमिट नहीं है कि कब आएगा, वो कभी भी हो सकता है। हालांकि सूखा से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, गंदा न करें। और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और एक ही प्रश्न है इसमें। चलिए इसे हम देखने का प्रयास करते हैं, इसे लिखने का प्रयास करते हैं। भू संकलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विनिष्काओं का सामना आप किस प्रकार कर सकते हैं, विस्तार से बताएं। तो चलिए हम बारी बारी से इसे देखने का प्रयास करते हैं। भू संकलन और बाढ़ यानी कि लैंडस्लाइडेड और फ्लड दोनों ही गंभीर प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मानव जीवन, संपत्ति तथा पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाता है। इसे बचाव और सामना करने के लिए पूर्व तैयारी, सतर्कता और सही व्यवस्था आवश्यक होता है। अगर इसमें चूक होती है तो बचाना मुश्किल हो जाता है। भू संकलन से बचाव के उपाय और दूसरा है सावधानीपूर्वक निर्माण का कार्य। तो चलिए इसे देखते हैं बारी बारी से। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण करते समय ढलान को काट करके घर न बनाएं, वहाँ पे उसे रहने दें और अपना एक निश्चित स्थान देखें जहाँ पे घर आपको बनाना है, वहाँ पे सही रहेगा कि नहीं रहेगा। वृक्षों की कटाई से बचें, वृक्ष को लगाएं न कि काट के हटाएं। वृक्षारोपण करें, पेड़ों की जड़ें मिट्टी से ढकें। अगर भूसंकलन की क्रिया संभव हो रही है तो उसे रोकने का प्रयास करें, ताकि पेड़ की जड़ को मजबूत बनाएंगे तो मिट्टी की कटाव रुकेगी। पेड़ ज़्यादा लगाएं। तीसरा है जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। कहीं पे जो भी पानी है, नाला है, नदी है या फिर जो भी चीज़ें हैं, पानी जहाँ से निकासी होती है उसे जाम नहीं होने दें, उसे खाली करें। वर्षा के पानी की निकासी के लिए नलिया, पाइप बनाएं ताकि मिट्टी ढीली न पड़े, वहाँ से सरक जाए, पानी तेज़ी से निकल जाए। खतरे के संकेत की पहचान करें। मिट्टी का खिसकना, दीवारों के दरार, झुके हुए पेड़ आदि चेतावनी के संकेत होते हैं। इन्हें अनदेखा न करें, उसे समझें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों की जानकारी रखें ताकि गंभीर हालत में, भूकंप या सुनामी जैसी परिस्थिति में तुरंत स्थान को बदला जा सके। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अब देखिए दोस्त, बाढ़ से बचाव के कुछ उपाय मैंने यहाँ पे बताए हैं। अभी आप सुनामी के बारे में देखें। बाढ़ संभावित क्षेत्र के निर्माण करें, यानी कि जहाँ पे बाढ़ आता है उस जगह को छोड़ के कहीं एक अच्छे जगह पे बसे। नदी या नाले के किनारे घर बनाने से बचे, वहाँ पे न बसे। हालांकि आजकल लोग यहीं पे बसते हैं ताकि उनको रोज़गार मिल जाती है, पर्यटक आते हैं। ठीक है। बांधों और तालाबों की मरम्मत कराएं। टूट फूट जो भी होती है उसे तुरंत मरम्मत करा दें। ये ना देखें कि पानी आएगा तब हम करेंगे, जैसे आग लगी तब कुआं खुदवाना एक प्रकार का मुहावरा है, ऐसे नहीं करें। जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखें ताकि वर्षा के पानी जमा न हो, वहाँ से पानी निकल सके।
आपातकालीन किट तैयार करना, जैसे टॉर्च, सूखी खाद्य सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, मोबाइल चार्जर और आवश्यक दस्तावेज, ये सभी जो भी ज़रूरी की चीज़ें उसे आवश्यक रखें। ऊंचे स्थान पर शरण लें, नीचे न बसें। बाढ़ आने पर निचले क्षेत्र छोड़ करके ऊंचे स्थान पर चले जाएं या सरकारी राहत शिविरों में जाएं। 5वां है सुरक्षा नियमों का पालन करें। जो भी सरकार ने नियम बनाया है उसका पालन करें, जैसे बाढ़ के पानी में न चले, बिजली के तार को न छुए, उससे दूर रहे, प्रशासन की चेतावनी को पालन करें। अगर प्रशासन कह रहा है कि ये नहीं करना, ये करना है, तो जो कह रहा है वैसे ही करें। हालांकि फिर भी अपना सूझबूझ के साथ ही उसका इस्तेमाल करें। दीर्घकालीन उपाय है लोगों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देना चाहिए। मौसम पूर्वानुमान का प्रणाली को मजबूत करना चाहिए, ताकि जैसे भूकंप या फिर सुनामी जैसी हालत अगर उत्पन्न हो तो तुरंत उससे पहले ही पता चल सके और लोग जागरूक हो और लोग वहां से कहीं और सुरक्षित स्थान पर जा सके। जन जागरूकता अभियान चलाएं ताकि लोगों की समय समय पर तैयारी कर सके और लोगों को पता चल सके। दोस्त, इससे निष्कर्ष में हम ये आए हैं, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विनिष्काओं से दूरी मतलब पूरी तरह से बचना संभव तो नहीं है, हालांकि उसे कुछ कम किया जा सकता है, परंतु सतर्कता, वैज्ञानिक उपाय और समय पर की गई तो तैयारी से इससे होने वाली हानि को बहुत कम किया जा सकता है। अब जो घर आपने बना दिया है, अगर वहाँ पे बाढ़ आ गया तो वो तो नुकसान कर देगा, उसे ढा देगा, लेकिन अगर आपको पहले पता चलेगा तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। अपने संपत्ति जो उठ के जाने वाली है उसे आप ले के जा सकते हैं। तो दोस्त, इस प्रकार मैंने आज आपका ज्योग्राफी को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब दोस्त, दीजिए मुझे इजाज़त। नए टॉपिक यानी आप किस टॉपिक पे, नया टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और दोस्त, आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का उससे भी सरल और छोटा आंसर के रूप में यहाँ पे आपको लिखे हैं। आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं या फिर उसे याद कर सकते हैं, दोनों सेम आंसर है, बस इसका तरीका लिखने का कुछ अलग है और उसका लिखने का कुछ अलग है। ठीक है, तो आपको जो पसंद आए वो आप याद कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। हालांकि हमें नहीं लगता है कि एक बार आप वीडियो को सुन लेंगे, देख लेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप नहीं भी याद करते हैं तो वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बार ध्यान लगा के सुनना तो पड़ेगा मेरे मित्र। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको किस विषय पे, किस टॉपिक को समझ में नहीं आता है वो टॉपिक का कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बना दूंगा ताकि वो आप पढ़ सकें। चलिए दोस्त, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।